हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ए3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से एमसीक्यू का बहुत ही अच्छा सीरीज़ लेकर के आया हूं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम टॉप 100 प्लस एमसीक्यू, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम 100 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। इसमें से मैं आपको बता दूं, दो पार्ट में से हम देखेंगे, क्योंकि अगर 100 एमसीक्यू लेकर के आएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक घंटे के इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जैसे आप सामने देख ही रहे होंगे लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे बाहर का इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जैसे आप देखोगे आपको इसका लेवल समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। तो आप हमारे सेशन को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे हमारे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा मैं इसको समझाया हूँ और इसके बाद हम आपको एनिमेशन के थ्रू, जी हाँ दोस्तों, एनिमेशन के थ्रू भी मैं बताऊँगा आपको कि कैसे हमारे श्वसन में क्रिया, कैसे नाक से हवा हम लेकर के कैसे पूरी क्रिया संपन्न होती है, तो उसको मैं एनिमेशन के थ्रू भी समझूंगा। तो आप इसको एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे आंसर आपके यहीं छिपे हुए होंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको, आप देख रहे हो कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अगर बात की जाए तो ये हमारी नासा गुहा, जी हाँ दोस्तों, हमारा ये नासा गुहा से, यानी कि जो नाक होता है उसे नासा गुहा, नाक के ऊपर वाली जो नली होती है, और उसके बाद आता है नाक, और नाक के बाद अगर बात करें तो हमारी आती है ग्रसनी, जी हाँ दोस्तों, ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद आता है घाटी का ढक्कन, जी हाँ दोस्तों, जिसे हम एपिग्लॉटिस का ढक्कन भी कहते हैं। यह क्या करता है, यह जब हम खाना खाते हैं तो खाने को यह श्वसन नलिका में जाने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, यह फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में लगा होता है, जिससे विंड पाइप यानी कि श्वास नलिका में खाना को जाने से रोकता है। उसके बाद उसके नीचे आप देख रहे होंगे दोस्तों वाक तंतु, जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे होता है वोकल बॉक्स होता है, जी हाँ दोस्तों, वॉइस बॉक्स होता है हमारा, और यहीं से आवाज़ बनती है दोस्तों, कंपन यहीं से उत्पन्न होता है और आवाज़ बनती है। और उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये वाला भाग हमारा ट्रैकिया यानी कि हमारा श्वास नली कहलाता है, और ये श्वास नली दो भागों में डिवाइड होता है, जिससे हम ब्रैंकी या श्वसनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देखिए कि हमारा यह फेफड़े हैं, जी हाँ दोस्तों, दो फेफड़े होते हैं हमारे, और दोनों फेफड़ा अगर बात की जाए तो दोस्तों बच्छी गुहा, जी हाँ दोस्तों, बच्छी गुहा में स्थित होते हैं। और अगर बात की जाए तो ये वाला हमारा राइट लंग्स होता है और ये वाला लेफ्ट होता है। अगर राइट लंग की बात करें तो यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट वाला लंग होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वह 2 भाग में डिवाइड होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो हमारी ब्रोंकी होती है आगे जाकर के ब्रोंकुलस में, और ब्रोंकुलस जाके एल्वियोली में डिवाइड होता है। तो आप देखिए ये जो छोटी छोटी अंगूर के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम एल्वियोली कहते हैं। इसी के द्वारा ही सांसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब देखिए ये जो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा यह फेफड़ा जुड़ा हुआ है डायफ्राम से, जी हाँ दोस्तों, ये डायफ्राम होता है जो उदर गुहा और बच्च गुहा को अलग करता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऊपर वाला भाग, ये जो डायफ्राम होता है जो सी के आकार का होता है, इसके ऊपर वाला भाग बच्छे गुहा कहलाता है, और नीचे वाला भाग उदर गुहा कहलाता है। और उदर गुहा में मैं आपको बता दूं, सारे के सारे हमारे डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं। जहाँ हमने देखा उसमें अमाशय को देखा, हमने लीवर को देखा, हमने अग्नाशय को देखा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे हमारे उदर गुहा यानी कि ये डायफ्राम के नीचे स्थित होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हृदय होता है यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, ये इन दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पे स्थित होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये हिंदी से था, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एक और आपके सामने चित्र शो होगा, जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपके सामने। इसमें थोड़ा सा और देखने का प्रयास करिए। ये जो हमारा नोस्टल कैविटी होता है, जो नाक होता है, और नाक में सभी को पता होगा 2 छेद होते हैं, जिन्हें हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। और आगे अगर बात की जाए तो यह भाग जहाँ पे आगे बात की जाए तो जहाँ दांत वाला भाग होता है उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। और ओरल कैविटी के आगे आप देख रहे होंगे फेरिक्स, जी हाँ दोस्तों, फेरिक्स ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमारी श्वास नलिका नाक वाली जो होती है और जो मुंह वाली नलिका होती है वह दोनों आकर के मिलते हैं, मतलब खाना जा करके यह दोनों का कंबाइन रूप होता है। आप देख रहे हो यहाँ से श्वसन नलिका आती है और यहाँ से जो आपकी मुंह वाला पार्ट होता है, दोनों का जो कंबाइन रूप होता है जहाँ पे दोनों मिलती हैं उसे हम फेरिक्स कहते हैं। फेरिक्स के नीचे आप देखो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हमने बताया एपिग्लोटिस का काम क्या होता है। एपिग्लोटिस का काम आपने देखा कि घाटी का ढक्कन यानी कि हमारे खाने को श्वसन नलिका में जाने से रोकता है। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट जो होता है ये राइट कहलाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और ये लेफ्ट। तो राइट वाला पार्ट 3 भागों में डिवाइड होता है और लेफ्ट वाला पार्ट 2 भागों में।
और 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो आप देखोगे जो ऊपर वाला भाग होता है उसे सुपीरियर लोब, और बीच वाले को मिडिल लोब, और नीचे वाले को इन्फीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। ये आप देख लीजिए, यह लिखा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए लेफ्ट वाले का, तो लेफ्ट वाला 2 भाग में बटा होता है, जिसे हम सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब के नाम से जानते हैं। और आगे यह हमारी हो गई ट्रैकिया। जी हाँ दोस्तों, यह हमारी हो गई ट्रैकिया। अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि हमको श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को लगता होगा कि हम सांस क्यों लेते हैं। तो सांस की प्रक्रिया आप समझिए कि जब क्या होता है, हम खाना को खाते हैं और खाना का पाचन होता है। पाचन के बाद जो हमको एनर्जी जो हमारा स्टोर होता है फूड एनर्जी ग्लूकोज के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में भोजन स्टोर होता है। अब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं और वह जा करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जब तक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा जब तक हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा नहीं मिली। तो इसको तोड़ने के लिए ग्लूकोज को हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो ऑक्सीजन जैसे ग्लूकोज से मिलती है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बनता है, तो देखिए ग्लूकोज जब टूटता है तो इसके 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ दोस्तों, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और अगर बात कीजिए तो ऊर्जा निकलती है जो एटीपी के फॉर्म में होती है। अगर एटीपी का फुल फॉर्म की बात की जाए तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जी हाँ दोस्तों, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। वहीं अगर बात की जाए तो कितनी एनर्जी निकलती है, तो आप बताओगे 38 एटीपी। जी हाँ दोस्तों, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है श्वसन की क्रिया के दौरान। यह आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर। तो अगले स्लाइड में देखिए जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको मुख्यतः आप इनको अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप देखोगे जो नॉस्ट्रिल्स होता है यानी कि नासिका छिद्र होता है, नासिका छिद्र के द्वारा हम श्वास को लेते हैं। उसके बाद यह नासिका कक्ष से होते हुए यानी कि नोसल चैम्बर, जो हमारे नोसल चैम्बर 3 होते हैं उनसे होते हुए कहाँ जाएगी, हमारे फेरिक्स में। जी हाँ दोस्तों, फेरिक्स में। फेरिक्स के बाद कहाँ जाती है, लैरिक्स में। जी हाँ दोस्तों, लैरिक्स यानी कि जो षड्यंत्र या वाक्य यंत्र होता है। उसके बाद जाता है ट्रैकिया। जी हाँ दोस्तों, ट्रैकिया इसे श्वास नली कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी जा करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे पार्ट में डिवाइड होता है। फिर ब्रोंकी जा करके डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। जी हाँ दोस्तों, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है जिसको श्वसनिका कहते हैं। और वह जा करके फिर एल्वियोलर डक्ट, जी हाँ दोस्तों, जो वायु कोष्ठी वाहिनी होते हैं उसमें डिवाइड होता है। और लास्ट में एल्वियोली आता है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में एल्वियोली। तो ये आपको बता दूं, ये स्टेप आपको याद रखना है। ये श्वसन का पूरा स्टेप है। इसको अगर आप अच्छे से एक बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो अगर बात करी जाती जो जीव लंग्स के द्वारा या फुफ्फुस के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं उसे हम पल्मोनरी रेस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो जीव फेफड़े या लंग्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं उन्हें हम पल्मोनरी या फुफ्फुसीय रेस्पायरेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे इसको एनिमेशन के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू देखते हैं, जो अभी आपको मैंने बता दिया उसको हम देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा रिप्स वाला भाग है ये आप देख रहे होंगे, ये वाला। अब ये देखिए रिप्स, ये रिप्स अगर बात की जाए तो यहीं बीच में, अगर इसके रिप्स के बीच में ही हमारे फेफड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही इसी को हम बच्छी गुहा कहते हैं। अब देखिए जो हमारा ये राइट पार्ट है यानी कि फेफड़े हमारे 2 होते हैं, ये वाला राइट होता है राइट लंग। तो राइट लंग को मैंने बताया कि यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जी हाँ दोस्तों, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर 3 पार्ट की बात करें तो ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। वहीं अगर देखिए लेफ्ट पार्ट 2 में डिवाइड होता है। जी हाँ दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर। ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, देखिए ये जो बीच वाला भाग है इसे हम ब्रोंकी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रोंकी कहलाता है। और ब्रोंकी के ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग जो होता है ये ट्रैकिया कहलाता है। और ट्रैकिया में ये छल्ले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये छल्ले आप देख रहे हैं सी के शेप में, यह इस पाइप को सिकुड़ने से या पिचकने से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए जो हमारा ये फेरिक्स वाला भाग है और ये नोजल है। अब हम सांस लेते हैं। देखिए आप, ये जैसे हमने श्वसन में वायु को ग्रहण किया जो कि नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक से होते हुए फेरिक्स में, फेरिक्स होने के बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकुलस से होते हुए आगे हमारे फेफड़े में जाता है। अब देखिए फेफड़े में यह ब्रोंकी और ब्रोंकुलस से होते हुए हमारे शरीर में जा रहा है फेफड़े में। ये देखिए ब्रोंकुलस, और ब्रोंकुलस से होते हुए आगे जब ये अंगूर के शेप में जो आप देख रहे हो ये हमारी एल्वियोलीज है। जी हाँ दोस्तों, एल्वियोलीज। अब देखिए एल्वियोलीज में जैसे ही हमारा
ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे यह आरबीसी, जी हाँ दोस्तों, जो एल्वियोलर चैम्बर होते हैं ये आप देख रहे हैं एल्वियोलर चैम्बर हैं, और आप देख रहे हो ये आरबीसी यानी कि जो रक्त का मेन कंपोनेंट होता है आरबीसी, ये आरबीसी है। ये यहाँ से ऑक्सीजन आई, जी हाँ दोस्तों, फेफड़े में ये ऑक्सीजन आती है और यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त है जो कि आपको ब्लू कलर का दिख रहा है और इसमें यह ऑक्सीजन जा करके मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये आरबीसी है और आरबीसी में आप देखिए यह यहाँ से ऑक्सीजन आकर के ये जो एल्वियोली है यहाँ से मिलती हैं और यह शुद्ध होगा, यानी कि जो लाल रक्त हो गया अब यह शुद्ध हो गया। उसके बाद आप देखिए जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये ब्लैक कलर के जो पार्ट आपको देख रहे हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड है। जी हाँ दोस्तों, यह कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से देखिए यह जा करके वापस जा रहा है और जो हमारा रक्त है यह रक्त आगे जा करके आप देख रहे हो ये रक्त जो लाल है यह हमारे पाइप से होते हुए अंदर चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्वियोली के अंदर आ गया। और जब एल्वियोली के अंदर होती हुई अब देखिए यह बाहर की ओर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बाहर बढ़ रहा है और बाहर पुनः आप देखोगे कि ब्रोंकिलस से होते हुए ट्रैकिया, जी हाँ दोस्तों, ट्रैकिया के बाद लैरिक्स और फिर फेरिक्स से होते हुए दोस्तों यह हमारे ये देखिए ट्रैकिया से होते हुए बाहर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यह कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की बाहर निकल गई। तो यह जो पूरी प्रक्रिया होती है यह श्वसन। तो देखिए दोस्तों, हमने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको श्वसन की पूरी प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। तो आप चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो श्वसन की प्रक्रिया पूरी की पूरी संपन्न होती है। अब चलते हैं हम अपने MCQ पे। जी हाँ दोस्तों, अब आप MCQ देखेंगे। MCQ होता है। तो देखिए आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न जो मैं उठाया हुआ पेपर में, जी हाँ दोस्तों, पिछले साल में NTPC या रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ के आए हुए प्रश्न मैंने पेपर का ही क्वेश्चंस उठाए हैं। इसलिए आपको देखिए पेपर का पूरा फॉर्मेट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं तो मैंने पेपर से ही उठाया है, तो आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। इंग्लिश में प्रश्न है, आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पाचन, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी परिसंचरण, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से क्या होगा। जीवों में होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन। जी हाँ दोस्तों, भोज्य पदार्थ का अपघटन होता है। आपको बताना है क्या होगा अपघटन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्वसन। जी हाँ दोस्तों, श्वसन। आप भोज्य पदार्थ का अपघटन नहीं कि जो आपका ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन में जाकर के टूटता है, तो इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, जल्दी से आपको आंसर करना है। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी परिवहन तंत्र। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए बाह्य श्वसन, ऑप्शन नंबर बी गैसों का परिवहन, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक श्वसन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि जो हमारा श्वसन की प्रक्रिया होती है वह एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी होता है और एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, एक्सचेंज की जगह यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और तीसरे की बात करें आंतरिक श्वसन। जी हाँ दोस्तों, इंटरनल रेस्पिरेशन। यह तीनों की प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया में तीनों स्टेप होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। जल्दी से कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 4 डैश श्वसन का एक प्रकार जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी श्वसन, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से, जल्दी से प्रश्न नंबर 4 डाल करके आपको आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 4 डाल करके आंसर बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो सही आंसर होगा एरोबिक श्वसन। जी हाँ दोस्तों, एरोबिक श्वसन जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है।
इसको हम ऑक्सीशोषण भी कहते हैं, ऑक्सीशोषण भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने, जो कि इसी का अपोजिट है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। डैश श्वसन का एक प्रकार जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी श्वसन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर जिसका बी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वालों का सही है, अवायवीय श्वसन। जी हाँ दोस्तों, एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 6। उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी। जी हाँ दोस्तों, उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी डैश द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गिल, ऑप्शन नंबर सी आद्र क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर सी श्वसन नलिकाएं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 6 डाल करके जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है आपको। प्रश्न नंबर 6 तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, फेफड़े यानी कि लंग्स होगा। लंग्स क्यों होगा, मैंने पहले ही बताया था कि जो लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं उन्हें पल्मनरी श्वसन भी कहा जाता है। और यह सारे उभयचर हो, सरीसृप हो, पक्षी हो, स्तनधारी हो, इनका श्वसन लंग्स के द्वारा होता है। अब देखिए आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने एक टेबल है। टेबल में आपको बताया गया है कि जो आपका रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन दिया है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको बता दूं कि जो मॉइस्ट स्किन के द्वारा जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह अगर बात की जाए तो अर्थवर्म, केचुआ और फ्रॉग में होता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थवर्म और फ्रॉग के द्वारा होता है। उसके बाद आप देखिए जो कि ट्रैकल ट्यूब या ट्यूब्स के द्वारा श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रैकल रेस्पायरेशन कहते हैं। यह इंसेक्ट्स में होता है। जी हाँ दोस्तों, इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें होता है। अगला देखिए गिल्स द्वारा श्वसन कौन करता है। तो गिल्स द्वारा आप देखोगे जो गिल्स द्वारा श्वसन होता है उसे ब्रोंकल रेस्पायरेशन भी कहा जाता है। इसमें एक्वेटिक एनिमल आते हैं, जैसे कि आप देखोगे जलीय जीव, जैसे कि फिश हो, प्रॉन है और टेडपोल है। आगे देखा जाए लंग्स। जी हाँ दोस्तों, लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मनरी रेस्पायरेशन। पहले ही बताया जा चुका, पल्मनरी रेस्पायरेशन लंग में द्वारा जिनमें श्वसन होता है उन्हें पल्मनरी रेस्पायरेशन कहते हैं। यह किस में होता है, आप देखिए एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है और मेमल्स में होता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए सेल मेम्ब्रेन, जिनमें सेल मेम्ब्रेन के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है आप देखोगे जैसे कि अमीबा। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 7। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक श्वसन सतह एक गुण नहीं है। आपको बताना है श्वसन सतह का गुण नहीं। ऑप्शन नंबर ए यह पतला होना, आपको श्वसन सतह का आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए यह पतला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसकी सतह नम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसकी सतह सूखी होनी चाहिए। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या है। ठीक है ना, इसमें पूछा है गुण नहीं है, आपको नहीं है याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि यह सूखी नहीं होनी चाहिए, यह गुण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी ऊपर के तीनों गुण हैं। यह पतली भी होनी चाहिए और इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और इसकी सतह नम होनी चाहिए। ये तीनों की तीनों सही है। इसमें पूछा गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है, इसकी सतह सूखी होनी चाहिए, ये वाला गुण नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 मनुष्यों में किस प्रकार का श्वसन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, मनुष्यों में किस प्रकार का श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुसीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी क्यूमिनेटिन श्वसन, ऑप्शन नंबर सी श्वसन, ऑप्शन नंबर डी श्वास नली श्वसन। जल्दी से बताइए, जल्दी से। पल्मनरी रेस्पायरेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में एक ऐसा होता है, अभी मैंने बताया पल्मनरी रेस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता दूं जब आप बायो पढ़ते हो तो आपको मोस्टली इंग्लिश टर्म्स देखना है, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्टली इंग्लिश टर्म्स ही आती हैं। हिंदी थोड़ा सा जटिल लैंग्वेज आप देख भी रहे हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से किस में फुफ्फुसीय और क्यूटेनियम दोनों प्रकार का श्वसन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है जो लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा श्वसन दोनों के द्वारा होता है। जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। मेढक एक ऐसा जीव है जो स्किन के द्वारा भी श्वसन करता है और लंग्स के द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 11 मानव शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता। जल्दी से, बहुत ही प्रश्न दोस्तों, कौन जोड़े में नहीं पाया जाता।
ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा यानी कि लंग, ऑप्शन नंबर बी आंख, ऑप्शन नंबर सी नासा द्वार, ऑप्शन नंबर डी यकृत यानी कि लीवर। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो कि फेफड़े भी हमारे होते हैं ये भी जोड़े में पाए जाते हैं, आंख हमारी जोड़े में पाई जाती है, और नौसल द्वार यानी कि जो आपके नाक के जो छेद होते हैं वो भी 2 होते हैं, बस लीवर जो होता है वह सिंगल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपके सामने। मनुष्यों में 2 नासिका वेश या कच्छ पाए जाते हैं जिसमें डैश अलग करता है। आप देख रहे हो जो आपके नाक हैं, 2 नाक हैं, 2 छेद हैं नाक में, और उसके बीच में एक दोनों पार्ट को अलग अलग करता है। आप देखते होगे दोनों छेद के बीच में एक दीवार होती है। जी हाँ दोस्तों, उस दीवार को क्या कहते हैं? आप देख रहे होगे आपके दोनों, आप महसूस कर सकते हैं आपके जो नाक के 2 छेद हैं उनके बीच में एक दीवार होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नासा पट्टिका, ऑप्शन नंबर बी एबी पट्टिका, ऑप्शन नंबर सी नासा बाल्व, ऑप्शन नंबर डी लीनल पट्टिका। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं वह नासल आपकी पट्टिका कहलाती है, यानी कि आपकी नासा पट्टिका कहलाती है। ये आपको याद रखना है, नासल सेप्टम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। मुख्य रूप से एक नासिका चैम्बर में कितने भाग होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुख्य रूप से एक नासिका चैम्बर, जो आपका नाक में चैम्बर्स बने हुए कितने भाग होते हैं? जेहेतु यहाँ पे चैम्बर पूछ रहा है, छेद नहीं पूछ रहा आप नाक में, तो आपको जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। आप देख रहे होंगे सारे प्रश्न आए हुए हैं, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 का जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, 3 होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं आपके नाक में, ठीक है ना। अब वो 3 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं ये रहे आपके सामने 3 चैम्बर्स। नासिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है? आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए प्रकोष्ठ या प्रघ्राण कक्ष, ऑप्शन नंबर सी घ्राण कक्ष, ऑप्शन नंबर सी श्वसन कक्ष, ऑप्शन नंबर डी आंतरिक नासिका छिद्र। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 14 का जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकोष्ठ या प्रघ्राण कक्ष कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी कि वेस्टिबुलर जो चैम्बर होता है वह कहलाता है नासिका का जो भाग जहां पे नासिका छिद्र खुलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 15। नासिका कक्ष के प्रकोष्ठ क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, प्रकोष्ठ क्षेत्र से संबंध कौन सा गलत है? आपको प्रकोष्ठ, ये एक प्रकार है प्रकोष्ठ संबंध कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए यह हवा को छानता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें रोमयुक्त त्वचा होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ऑप्शन नंबर डी यह हवा के तापमान को बदलता है। आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 का सही प्रकोष्ठ क्षेत्र का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 15 बताना है। तो सही आंसर होगा आपका, इसमें पूछा कौन सा गलत है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा गलत है, आप प्रश्न अच्छे से पढ़े कि कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता दूं यह हवा छानने का भी कार्य करता है, इसमें इसी में क्या होते हैं छोटे छोटे बाल होते हैं, और इसी में म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है। गलत क्या है आप बताओगे? यह हवा के तापमान को बदलता है, यह गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने। नासिका का कौन सा भाग एयर कंडीशनर की तरह कार्य करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, एयर कंडीशनर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए वेस्टिबुलर चैम्बर, ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी चैम्बर, ऑप्शन नंबर सी अल्फेंट्री चैम्बर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी चैम्बर। जी हाँ दोस्तों, रेस्पिरेटरी चैम्बर होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के सुगंध का पता लगाने के लिए होता है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के सुगंध का आप देखते हो कि सुगंध कहाँ से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी घ्राण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी प्रघ्राण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है दोस्तों, जल्दी से बताइए,
जो घ्राण क्षेत्र होता है, जी हाँ दोस्तों, घ्राण क्षेत्र होता है, यानी कि ऑल्फैक्टरी जो रीजन होता है वहीं पे जो आपको सुगंध होती है आपको वहां से महसूस होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। नासिका बेस या कच्छ की दीवार टेढ़ी मेढ़ी या घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी कंठ द्वार, ऑप्शन नंबर सी यूबिला, ऑप्शन नंबर सी कांची। जल्दी से बताइए दोस्तों, कांची, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है दोस्तों कांची। जी हाँ दोस्तों, कांची कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नासिका कक्ष में सबसे पहले खाली स्थान में खुलते हैं जो वायु और बाहर का उभयनिष्ठ मार्ग है। जी हाँ दोस्तों, नासिका कक्ष में खुलता है और जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ भाग है। हमने बताया था दोस्तों, जहाँ पे वायु नलिका और खाने वाली नलिका दोनों मिलती है, दोनों का कंबाइन रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि पेटिका यानी कि वॉइस बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी ग्रसनी यानी कि फेरिक्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली यानी कि इसोफेगस। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है दोस्तों फेरिक्स। जी हाँ दोस्तों, फेरिक्स यानी कि ग्रसनी, फेरिक्स वाला भाग कहलाता है जहाँ पे नाक और मुंह वाली दोनों नलियाँ मिलती हैं, वो फेरिक्स कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 20। ग्रसनी यानी कि फेरिक्स के द्वारा श्वास नली में खुलता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, ग्रसनी के द्वारा श्वास नली में खुलता है। ऑप्शन नंबर ए स्वर यंत्र या कंठ यानी कि लैरिक्स, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि पेटिका यानी कि वॉइस बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी वॉइस बॉक्स 2 बार हो गया है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, स्वर यंत्र यानी कि कंठ यानी कि लैरिक्स ग्रसनी के द्वार कहाँ खुलते हैं, आप बोलोगे श्वास नली में खुलता है, यानी कि लैरिक्स जो होता है, पहले फेरिक्स पढ़ता है फिर लैरिक्स पढ़ता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो हमारा पार्ट होता है दोस्तों, ये हमारा एक नॉर्मल हृदय देख रहे होगे, और हृदय सॉरी आप देख रहे होगे यहाँ पे फेफड़ा और ये बीच में हृदय है। तो आप देख रहे होगे कि ये वाला हमारा भाग ट्रैकिया कहलाता है, और ट्रैकिया के ऊपर अगर बात की जाए तो लैरिक्स, और लैरिक्स के ऊपर फेरिक्स होता है। आप देख रहे हो जो सी शेप है, सी शेप इसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और देख रहे होगे आप कि यहाँ पे जो हमारा हृदय होता है, यह यहाँ पे कार्डियक नोच। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा हृदय होता है वह दोनों फेफड़ों के मध्य इस प्रकार स्थित होता है। आप अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से स्थित है, यह इस प्रकार से स्थित होता है। और ये वाला भाग थोड़ा सा छोटा करता है, कट करता है, कौन से, लेफ्ट वाला जो आपका फेफड़ा है उसको कट करता है, कार्डियक नोच कहते हैं ये जो कट लगा होता है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी यानी कि फेरिक्स, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी एपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर डी यूबिला। जल्दी से बताइए दोस्तों 21 का सही आंसर क्या होगा। तो 21 का सही आंसर दोस्तों लैरिक्स। जी हाँ दोस्तों, लैरिक्स जो है वह ध्वनि उत्पन्न करता है यानी कि कंठ। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से देखिए प्रश्न नंबर 22। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एपिग्लोटिस यानी कि घाटी के ढक्कन का कार्य पूछा है। ऑप्शन नंबर ए भोजन को श्वास नली में भेजना, ऑप्शन नंबर बी भोजन को ग्रास नली में भेजना, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर होगा दोस्तों, जो एपिग्लोटिस का ढक्कन होता है वह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 23। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। श्वास नली की लंबाई कितनी है। दोस्तों श्वास नली की लंबाई पूछे। ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी जल्दी से बताइए 18 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। श्वास नली की लंबाई पूछा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, ट्रैकिया से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए स्वरयंत्र यानी कि लेरिंग्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रास नली यानी कि इसोफेगस, ऑप्शन नंबर सी नासिका कक्ष यानी कि नोसल चैम्बर, ऑप्शन नंबर डी फूड पाइप। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर, कमेंट करिए जल्दी से। प्रश्न नंबर, तो मैं आपको बता दूं लेरिक्स। जी हाँ दोस्तों, श्वसन तंत्र कौन सा भाग ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है? मैं आपको बता दूं लेरिक्स। जी हाँ तो स्वरयंत्र जो है वह ट्रैकिया से जोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपके सामने। एडम्स एप्पल संबंधित है ऑप्शन नंबर ए आंख से, ऑप्शन नंबर बी कान से, ऑप्शन नंबर डी सी मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर डी गर्दन से। जल्दी से बताइए एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल जो है वह किससे संबंधित है? तो सही आंसर है, जल्दी से कमेंट करें, प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है गर्दन से। जी हाँ दोस्तों, गर्दन से, गर्दन से। यह केवल मेल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको याद रखना, केवल मेल यानी कि पुरुषों में पाया जाता है। अब इसको मैं बताता हूँ कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए, ये आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, आप देख रहे होगे, ये गले का जो उभरा हुआ भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, ये गले का जो बीच वाला भाग उभरा हुआ होता है, यह एडम्स एप्पल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एडम्स एप्पल कहलाता है और यह केवल पुरुषों में होता है। ये आपको याद रखना है। यह जो आपका वॉइस बॉक्स होता है उस पर एक ऐसी लेयर बनी होती है, वही एडम्स एप्पल कहलाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपके सामने। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से बताइए, श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का कार्य क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो आपको 26 का आंसर बताना है, जल्दी से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्वास नली को पिचकने से रोकता है, ऑप्शन नंबर बी भोजन को निगलने में मदद करते हैं, ऑप्शन नंबर सी वायु को गर्म करता है, ऑप्शन नंबर डी वायु को ठंडा करता है। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थित बल है, जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये जो ट्रैकिया में ये अपूर्ण, मैंने बताया था एनिमेशन के थ्रू भी, ये सी उल्टा सी शेप में ऐसे इसको बांध के रखता है। तो आप देख रहे हो जो बल है इसके, तो इसका कार्य पूछ रहा है। तो इसका कार्य मैं बता दूं कि श्वास नली को पिचकने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्वास नली को पिचकने से रोकता है। क्योंकि आप देखते हो कि जैसे एक ट्यूब होता है, ट्यूब में हवा भर जाती है, उसके बाद जब हवा निकल जाती है तो पिचक जाता है। लेकिन ये जो छल्ले लगे होते हैं जिन्हें हम उपास्थीय वलय कहते हैं, तो ये क्या करते हैं? यह हमारे श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर श्वास नली पिचक जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो यह जो उपास्थीय वलय होते हैं यह इसको पिचकने से रोकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 27 ये रहा आपके सामने। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय की संख्या लगभग कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, यही जो वलय है, ये जो छल्ले हैं, इनकी संख्या पूछा है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको कि श्वास नली में उपास्थीय वलय की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 27। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर जिसका है, ऑप्शन नंबर ए है 10 से 11, ऑप्शन नंबर बी 11 से 15, ऑप्शन नंबर सी 16 से 20, ऑप्शन नंबर डी 22 से 25। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक नंबर अपने ऐड कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 28 ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 28 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो बच्च गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और बाएं दो भागों में विभाजित होती है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए, 2 डैश में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक श्वसनियों में, ऑप्शन नंबर बी वायु कोष्ठिका वाहिनियों में, ऑप्शन नंबर सी स्वामिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी एयर मॉक। जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर ए में आपका प्राइमरी ब्रोंकी, ऑप्शन नंबर ई एल्वियोलर डक्ट, ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकिलोस, ऑप्शन नंबर डी एयर सैक। इंग्लिश में ज़्यादा ईजी है, हिंदी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है बायो में। तो आप देख रहे होगे कितनी ज़्यादा टफ पेपर में हिंदी आती है, इसलिए आप कोशिश किया करो इंग्लिश टर्म में ही। तो आपको बताना है 28 का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 28 का सही आंसर है प्राइमरी ब्रोंकी। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी ट्रैकिया पहले डिवाइड होती है वह ब्रोंकी, इसी को प्राइमरी ब्रोंकी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। जैसे देखो आपकी जो ट्रैकिया आती है, ट्रैकिया आने के बाद आप देखोगे यह 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो इसी को प्राइमरी ब्रोंकी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपके सामने। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े में उपस्थित होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बच्छीय गुहा, ऑप्शन नंबर बी
उदर गुहा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी गुहा ऑप्शन नंबर डी, मुख गुहा। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पाल्विक कैविटी या बकल कैविटी, आपको बताना है जल्दी से। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े कहाँ उपस्थित होते हैं? मैंने पहले ही बताया था, यह बच्च गुहा। जी हाँ दोस्तों, यह बच्च गुहा, मतलब कि आप देखो कि जो आपका डायफ्राम वाला भाग होता है, ये डायफ्राम होता है। इसके ऊपर वाला भाग जो होता है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? फेफड़े। ये वाले भाग में आपके फेफड़े होते हैं, इसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। उसके बाद उदर गुहा। जी हाँ दोस्तों, इसके नीचे वाला जहाँ पे मैंने बताया आपके पाचन तंत्र, पूरे पूरे पाचन तंत्र में जो अंग होते हैं वह होते हैं इसके नीचे। और जो पेल्विक कैविटी है, इसके अंतर्गत आपके सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। और मुख जो आपकी बकल कैविटी, वो आपको पता होगा, जहाँ पे दांत और जीभ होती हैं, ये आपकी मुख गुहा कहलाती हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 ये रहा आपके सामने। फेफड़े के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ से श्वासनी प्रवेश करती है? जी हाँ दोस्तों, जहाँ से श्वासनी प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हाइलम, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी फाइलम, ऑप्शन नंबर डी पेराटाइल प्यूरा। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कहने का मतलब है, देखिए, जब आपकी ट्रैकिया ऐसे आती है, ट्रैकिया आने के बाद दो भागों में डिवाइड होती है और यहाँ पे फेफड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे फेफड़े होते हैं। तो जैसे ये फेफड़े में यहाँ पे फिट होती है, वो स्थान को पूछ रहा है। फेफड़े के उस हिस्से को, जी हाँ दोस्तों, उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ से श्वासनी प्रवेश करती है? श्वासनी यानी कि देखिए ब्रोंकी। जैसे आप देखो ये ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हो गई है, इसे ब्रोंकी कहती है। और ब्रोंकी जैसे फेफड़े में टच करती है, आपके फेफड़े में देखिए दोनों तरफ टच कर रहा है, जैसे ही उस स्थान को पूछता है क्या कहते हैं, जैसे प्रवेश करती है फेफड़े के इस भाग को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों हाइलम, ऑप्शन नंबर ए हाइलम कहलाता है उस स्थान को जहाँ से ब्रोंकी फेफड़े में प्रवेश करती है। फिर यह ब्रोंकी कई पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम ब्रोंकुलस कहते हैं। फिर ब्रोंकुलस जाके आगे एल्वियोली में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 ये रहा आपके सामने। वायुकोप या एल्वियोलाई किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एयर सैक्स या एल्वियोली आर रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आई, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी हार्ट, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी के करीब करीब सही है। ऑप्शन नंबर डी फेफड़े से यानी कि लंग से संबंधित है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 32 ये रहा आपके सामने। वायु कोशिका वाहिनियां किसमें खुलती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वायुकोप में यानी कि एयर सैक्स में, ऑप्शन नंबर बी गुर्दा में यानी कि किडनी में, ऑप्शन नंबर सी यकृत में, ऑप्शन नंबर डी हृदय में। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? तो सभी को पता होगा एयर सैक। जी हाँ दोस्तों, एयर सैक वायुकोप में जाकर के एल्वियोली, जी हाँ दोस्तों, एल्वियोलर डक्ट जाकर के ओपन होते हैं। अब देखिए आगे अगला ये रहा आपके सामने अगला। अब देखिए ये मैंने बताया था कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तो आप कंप्लीट कर लोगे। 9 स्टेप में पढ़ना है। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी हमने पढ़ा पहले नासिका छिद्र के बारे में, फिर हमने देखा नासिका कक्ष के बारे में, फिर हमने देखा फेरिक्स, फिर हमने देखा लैरिक्स, फिर देखा ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर श्वास नलिका, और फिर वायुकोष्ठ वाहिनी, और फिर वायुकोष्ठ एल्वियोली। तो इन सब के बारे में हम देखते जा रहे हैं। यह क्रम है दोस्तों, यह क्रम आपको याद रखना है। पूरी श्वसन की प्रक्रिया भी इसी क्रम में होती है। अब अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 33। मनुष्यों में प्रत्येक फेफड़े को लगभग कितने वायुकोप होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, वायुकोप पूछा है दोस्तों, एल्वियोली, ठीक है ना, आर आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 200 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 600 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 300 करोड़। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है दोस्तों 300 करोड़। ये अलग अलग बुक में रहता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर ये माना है, इसलिए आपको 300 करोड़ याद रखना है। 300 करोड़ आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 ये रहा आपके सामने। मनुष्यों का प्रत्येक फेफड़ा 2 सतही झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका फेफड़ा होता है कुछ इस टाइप में, तो इसके बाहर तरफ क्या होती है? एक झिल्ली बनी होती है दोस्तों। आपके दोनों फेफड़ों में बाहर झिल्ली बनी होती है। उस झिल्ली को पूछ रहा है क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लूरा, ऑप्शन नंबर सी कार्डियक नॉच यानी कि कार्डियक नॉच, ऑप्शन नंबर सी प्लूरा तरल, ऑप्शन नंबर डी हाइलम। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जिसका ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, प्लूरा कहलाता है। और जब क्या होता है, टीबी की बीमारी होती है, तो जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वह इसी को खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्लूरा को ही खा जाता है, जिससे खांसी आना
स्टार्ट हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, प्लूरा गुहा में भरे म्यूकस जैसी चिकनी द्रव को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्लूरल और फेफड़ा, जी हाँ दोस्तों, प्लूरल और फेफड़े के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है। जी हाँ दोस्तों, म्यूकस जैसे तरल पदार्थ भरा होता है। मैंने क्या बताया कि जो आपका ये फेफड़ा होता है, एक फेफड़े का शेप देखिए, हमने बताया इसके बाहर तरफ क्या होता है, इसके बाहर तरफ प्लूरा होती है, और फेफड़े और प्लूरा के बीच में यहाँ ये बीच में जो भाग है खाली, यहाँ पे एक म्यूकस के जैसे, ठीक है ना, द्रव भरा होता है। उस द्रव को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 35, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर है दोस्तों प्लूरल तरल। जी हाँ दोस्तों, प्लूरल फ्लड के नाम से जाना जाता है, प्लूरा, याद रखिएगा, प्लूरा यहाँ पे भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 36 ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? जी हाँ दोस्तों, आपको असत्य बताना है, असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, दायां फेफड़ा बाएं से छोटा होता है, मतलब कि कहने का मतलब है इसका दायां फेफड़ा बाएं से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी, दायां फेफड़ा छोटा और बायां फेफड़ा बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी, दायां फेफड़ा में 3 पसलियां होती, ठीक है, 3 पालियां होती हैं, जबकि बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, दायां फेफड़ा भारी और बायां फेफड़ा हल्का होता है। जल्दी से बताइए 36, प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है कौन सा असत्य है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न बार मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए प्रश्न में दायां फेफड़ा बाएं से छोटा होता है, अगर बात की जाए तो यह गलत है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत है, दायां फेफड़ा बाएं से छोटा होता है। जी दोस्तों, दायां फेफड़ा बाएं से छोटा होता है, यह गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ दायां फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है, क्योंकि जो दायां फेफड़ा होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मैंने आपको बता दिया 3 पार्ट में दायां फेफड़ा, और बायां फेफड़ा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। वहीं देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है दायां फेफड़ा छोटा व बायां फेफड़ा बड़ा होता है, ये तो यह दोनों गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है, इसमें दोनों गलत, फिर इसमें नंबर दिए गए थे, क्योंकि ये दोनों एक ही बात कह रहा है, यह एक ही बात कह रहा है। और मैं आपको बता दूं दायां फेफड़ा में 3 पालियां जबकि बाएं फेफड़े में 2, यह सही है। और वहीं अगर बात की जाए तो दायां फेफड़ा भारी और बायां फेफड़ा हल्का होता है, यह दोनों सही है। दायां फेफड़ा क्योंकि भारी इसलिए होता है क्योंकि इसमें 3 पार्ट होते हैं, बड़ा होता है इसलिए भारी होता है, और बायां फेफड़ा छोटा होता है, तो इसमें ये दोनों सही है। देखिए यहाँ पे असत्य पूछा तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं। आप इसको देखना, पेपर में ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन गलत डाल देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 37 ये रहा आपके सामने, बच्छे गुहा का निचला स्पर्श एक पतले फ्लू द्वारा बंद रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताना है दोस्तों। बच्छे गुहा का निचला स्पर्श एक पतले फ्लू द्वारा बंद होता है, उस जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रिब, ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी उदर रेखा, ऑप्शन नंबर डी बच्छिए गुहा। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 37 सही आंसर क्या होगा? तो बता दूं डायफ्राम। जी हाँ दोस्तों, बच्छिए गुहा डायफ्राम के द्वारा बंद होती है। आप देखिए डायफ्राम ये होता है और इसके ऊपर क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, और यह बंद होता है, ठीक है ना। निचला फर्श पूछा, देखिए प्रश्न को, निचला फर्श, निचला फर्श, बच्छिए गुहा का निचला फर्श बंद होता है डायफ्राम के द्वारा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 ये रहा आपके सामने, बच्छिए गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है? जी हाँ दोस्तों, बच्छिए गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए रिब्स, ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर डी लंग्स। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर होगा डायफ्राम। जी हाँ दोस्तों, जिसका बी है वह जोड़ दीजिए, क्योंकि ये बच्छी गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर बच्छी गुहा और नीचे क्या होता है? नीचे उदर गुहा होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 ये रहा आपके सामने। तो प्रश्नों का लेवल आप देख रहे होंगे कि कैसा है, इससे बाहर के प्रश्न नहीं आने वाले। बहुत ज़्यादा प्रश्न टफ में लिया हूँ और एग्जामिनर इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं उठाता है। अब देखिए मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या, जी हाँ दोस्तों, पसलियों की संख्या पूछा है यहाँ पे, पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये जो पसलियाँ हैं और इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। तो देखिए ये पसलियों की संख्या पूछा है दोस्तों, संख्या कन्फ्यूज करने के लिए। तो अगर जोड़े में पूछता तो आप बताते 12 जोड़ी, जी हाँ दोस्तों 12 जोड़ी, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछे तो आप संख्या बताओगे कितनी? 24। जी हाँ दोस्तों, पसलियों की संख्या होती है 24। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यह कितनी होती हैं? 24 होती हैं।
याद रखिएगा, जोड़ी अगर पूछता तो 12 लगाते। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 ये रहा आपके सामने। अंतः शोषण के दौरान निम्न में से क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अंतः शोषण के दौरान निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पसलियां संकुचित होकर ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको दोस्तों यह प्रश्न समझना है। ऑप्शन नंबर बी, डायफ्राम चपटा होता है और बच्चे गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अंतः शोषण मतलब कि जब आप शोषण हवा को अपने अंदर लेते हो, तो आप हवा को अंदर लेकर के देखिए दोस्तों, आप देखोगे पसलियां संकुचित होकर ऊपर और बाहर की ओर आती हुई गति करती हैं। आप जोर से सांस लीजिए, आप देखेंगे कि आपका फेफड़ा बाहर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएंगे। देखिए, जैसा मान लीजिए ये आगे स्लाइड में देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये जब आप श्वसन की प्रक्रिया ले रहे हो, अभी आप इसको भूल जाओ। देखिए, आप जब श्वसन की प्रक्रिया ले रहे हो तो पसलियां संकुचित होकर ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। आप सांस को, हवा को अपनी ओर खींच के देखिए जोर से, तो देखोगे आपका फेफड़ा बाहर की ओर, जी हाँ दोस्तों, ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। दूसरा देखिए, डायफ्राम चपटा हो जाता है और बच्ची गुहा का आयतन बढ़ जाता है। आप देखोगे कि डायफ्राम, जी हाँ दोस्तों, जो डायफ्राम यहाँ होता है, ऐसे होता है तो यह सिकुड़ के ऐसा हो जाता है। आप देखिए, जब आप हवा ले रहे हो तो देखिए डायफ्राम कम चपटा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चपटा है, ज़्यादा सीकी ऐसे कर्व हो गया है। वहीं देखिए, फेफड़ों में वायु कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वायु दाब। अब आप बताइए वायु हमेशा कैसे चलती है? तो आप बताओगे हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न। हाँ जी दोस्तों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो मैं आपको बता दूं, जो वायुमंडल में जब हाई प्रेशर होता है और हमारे अंदर लो प्रेशर होगा, हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो आपका जो होगा वायु दाब शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शरीर के अंदर वायु दाब कम हो जाता है जब आप श्वास लेते हो, तभी तो हवा आपके अंदर जाएगी, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है, इसलिए यह सभी सही हैं। अब इसके अपोजिट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 ये रहा आपके सामने। उच्छ्वास यानी कि जब आप श्वास को छोड़ते हो के दौरान निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, पसलियां शिथिल होकर नीचे की ओर यानी अंदर की ओर गति करती हैं। आप श्वास अब छोड़ के देखिए, आपका फेफड़ा चपटा होने लगेगा। वहीं ऑप्शन नंबर बी, डायफ्राम गुम्मद के समान हो जाता है और बच्ची गुहा आयतन बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, बच्ची गुहा का आयतन बढ़ जाएगा और यह ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे सी शेप में हो जाता है। और वहीं अगर बात करें फेफड़ों में वायुदाब अधिक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमेशा आप हवा को छोड़ रहे हो, तो मतलब आप हमेशा हवा कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आपके शरीर के अंदर कैसा हो गया? हाई प्रेशर, और वायुमंडल में कैसा हो गया? लो प्रेशर। तभी आप सांस को छोड़ते हो तो हाई से लो की ओर जाती है। तो आप देख लीजिए, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सांस छोड़ने का, ये आपके सामने श्वास छोड़ने का चित्र है। तो अब देखिए, यह इसकी अपेक्षा क्या है? चपटा हो रहा है। और दूसरे देखिए, यह इसका शेप सी ज़्यादा हो रहा है, आपका जो डायफ्राम है। और वहीं आप अगर देखोगे तीसरा, कि यहाँ का वायु दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, तभी हवा बाहर जाएगी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 42। पसलियों के मध्य पाए जाने वाले पेशी को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये जो दो पसलियां हैं और उन दो पसलियों, देख रहे होंगे ये जो दो पसलियां हैं और इन दो पसलियों के बीच ये जो मांस है, जी हाँ दोस्तों, ये पेशी है, ये जो मसल्स हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अंतःपार्श्विक पेशी या उच्छ्वास पेशी। ऑप्शन नंबर सी, अंतरपार्श्विक पेशी। ऑप्शन नंबर सी, बाह्य अंतरपार्श्विक पेशी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है ना, आपको बताना है। तो बैलेंस का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसे क्या बोलते हैं? इनर कोस्टल मसल्स। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है, इनर कोस्टल मसल के नाम से जाना जाता है, जो दो रिब्स के बीच का जो पेशीय वाला मस्कुलर जो क्षेत्र होता है। अब वहीं देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। जब हम अंतः शोषण करते हैं तब डायफ्राम का रेडियल पेशी, आपको बताना है, सिकुड़ती है, फैलती है, एक समान बनी रहती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है? जल्दी से बताना है दोस्तों। जब हम अंतः शोषण करते हैं, मतलब कि जब शोषण को लेते हैं, तब डायफ्राम की पेशी क्या होती है? तो आप जब सांस लेते हो तो डायफ्राम की पेशी क्या होती है? आप देखते हो पहले
ज़्यादा ऐसे होती है तो पेशी क्या होती है, सिकुड़ती है, इसलिए इसका क्षेत्र कम हो जाता है, तो सिकुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब आप श्वास लेते हो तो इसकी मसल्स क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं डायफ्राम की, ये याद रखना है, क्योंकि आपके फेफड़े का आकार बड़ा होता है इसलिए डायफ्राम सिकुड़ता है। जैसे आप सांस लेके देखो, जैसे आप सांस लोगे तो आपका फेफड़े का आकार बढ़ेगा तो डायफ्राम सिकुड़ता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 44, ये रहा आपके सामने। निम्न में से किसे बाह्य श्वसन में शामिल नहीं किया जा सकता, किसे बाह्य श्वसन में शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए सांस लेना, प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। दूसरा, रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुसीय और रक्त के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सही आंसर होगा दोस्तों रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन का आदान प्रदान। जी हाँ दोस्तों, अगर बाह्य श्वसन की बात करें तो इसमें रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 45। फेफड़ों के अंदर रुधिर के साथ गैसों का विसरण प्रक्रिया से आदान प्रदान कहाँ पर होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। फेफड़े के अंदर रुधिर के साथ यानी रक्त के साथ गैसों का विसरण प्रक्रिया, जी हाँ दोस्तों, हमेशा गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, कि प्रक्रिया का आदान प्रदान कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए एल्वियोलाई, ऑप्शन नंबर सी एल्वियोलर नलिका, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा, तो सही दोस्तों होगा इन एल्वियोली। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिसका एक नंबर ऐड कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 46। शरीर में गैसों का विनिमय किसके अंतर के कारण होता है, किसके अंतर के कारण होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी अम्लीयता। आपको बताना है दोस्तों शरीर के अंदर गैसों का विनिमय किसके अंतर के कारण होता है। सही जवाब जल्दी से बताइए। तो दाब के कारण, मैंने बताया ब्लड जो दाब होता है, वायु दाब, यानी कि हमेशा वायु कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 47। हमारे शरीर में रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं। हमारे शरीर में रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्य श्वसन, ऑप्शन नंबर बी कोशिकीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी श्वसन गैसों का परिवहन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, ये प्रश्न नंबर 49 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन हीमोग्लोबिन का घटक है, कौन हीमोग्लोबिन का घटक है। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हीमेटिन या हीम प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो 49 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन का घटक बोले तो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम जो कि फिर लोहे का कंपाउंड होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 ये रहा आपके सामने। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए रुधिर का प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी रुधिर का हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी रुधिर का ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर डी रुधिर का प्लेटलेट। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, रुधिर का हीमोग्लोबिन, यानी कि यह आरबीसी होता है। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन मुक्त है आरबीसी जो कि 97, जी हाँ दोस्तों आरबीसी 97 और प्लाज्मा मात्र 3%, लगभग 3% ऑक्सीजन का परिवहन करती है। सबसे ज़्यादा आरबीसी परिवहन करती है, कितना 97%, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 51 ये रहा दोस्तों आपके सामने। Hb+O2 क्रिया करके क्या बनाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 जल्दी से बताइए। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, HbO2 बनाते हैं, HbO2 बनाते हैं, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। आज का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 52। तो 2 प्रश्न गलत होने के कारण डिलीट हो गए थे, इसलिए हमने 2 प्रश्न यहाँ पे बढ़ा लिए। तो प्रश्न नंबर 52, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है का बना होता है, ठीक है ना, का बनना। आपको बताना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन।
जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं भौतिक परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से जाकर के ऑक्सीजन से फिर आगे टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है, इसीलिए इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में यही अंतर है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु को पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु को दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे मैं आपको बता दूं, दूध पानी को जमाना, पानी को जैसे हम बर्फ बनाएंगे और बर्फ से पानी, यह बर्फ से पानी और पानी से बर्फ पुनः बन सकता है, तो इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध का फटना, अगर दूध से एक बार हमने दही बना लिया तो क्या दही से दूध वापस बन जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका अगला पार्ट जो है दोस्तों, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है ना। आज क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर थे, आगे क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई देंगे। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन को डायरेक्टली वेबसाइट में जाकर के रेलवे की वहाँ से डाउनलोड किए थे। अब अगले क्वेश्चन में आपको मैं टाइप करके लाऊंगा अगले पार्ट में, तो आज थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे अच्छे क्वेश्चन, और वो आपको टाइप किए होंगे। एक्चुअली पे क्या था कि मैं आज ही घर आया हूँ दोस्तों, अभी तक मैं बाहर था और आज ही मैं घर आया हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी में इतना वीडियो ही मैं क्वेश्चन को टाइप नहीं कर सका, और जा करके मैंने पुराने पेपर को उठाया है। क्योंकि अभी तक मैं सर क्या हुआ था, एक्चुअली पे मैं इंदौर से आया हुआ था, तो क्वारंटाइन में था दोस्तों, इस कारण से वहीं से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था, इसलिए आज मैं घर आया हूं। तो अब कल से आपकी एमपी और रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए, आपने हमें सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आप इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहिएगा। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।